सो गाइस आ जाओ यार, हम लोग सीएमए एंटर का कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट ये वाला सब्जेक्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर आपके मॉड्यूल का है 24, इलिस्ट्रेशन नंबर 13। चलो बढ़ेगा हम लोग आगे, प्लीज ध्यान दे देना बेटा सभी ने। यस, नहीं नहीं ब्लर नहीं होगा, चिंता मत करो। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ले मुन्ना। सो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा बेटा, ICMAI मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 24। सो देखो क्या दिया इसके अंदर में, एन लिमिटेड, मुन्ना ध्यान देना, एन लिमिटेड has an issued capital of 20,000 shares of rupees 10 each, fully called up. The following decisions are taken by the company: to forfeit 100 shares on which 5 per share has been paid up and to be issued at 15 per share as fully paid. Okay, as fully paid issue कर रहे हैं, है ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और एडजस्टमेंट्स इंस्टीट्यूट ने अपने सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कवर किए। अगर मैं आज के 5-6 साल पहले का इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का बात करूं तो उसमें काफ़ी गलतियां थी, काफ़ी कम प्रॉब्लम्स लिए हुए थे, लेकिन अभी ताबड़तोड़ और तोफ प्रॉब्लम है। मतलब इसके अंदर में कम से कम 65-70 क्वेश्चंस लिए हैं। इतने क्वेश्चंस तो सीए के अकाउंट्स के भी मॉड्यूल में नहीं है, समझ लो। उनका तो अकाउंट कोर है ना, अपने लिए अकाउंट उतना कोर नहीं जितना उनके लिए, बट फिर भी इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे लिए इंस्टीट्यूट ने, वो अच्छी चीज़ है। आ जाओ ध्यान देना, फॉरफीचर की एंट्री ऐसा समझ में आ रहा है यहाँ पे देख करके, राइट। और क्या बोला है, 5 रुपए पर शेयर पेड अप था, और कितने में रीइशू किया, 15 रुपए में। कैसे रीइशू किया, एज फुल्ली पेड। कैसे, एज फुल्ली पेड। एज फुल्ली पेड का मतलब होता है, मुन्ना ध्यान देना बेटा, अभी ब्लर नहीं है ना, क्लियर है एकदम, जो बच्चे ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं। एज फुल्ली पेड का मतलब होता है उसमें ओनरशिप पूरी थी। ओनरशिप कितनी रहेगी, पूरी मतलब पूरी, यानी 10 रुपए क्या, यस और नो। आगे देखो, टू इशू, ये पहली चीज। दूसरी, टू इशू राइट शेयर्स इन द रेशो ऑफ 1 फुल्ली पेड शेयर्स फॉर एवरी 4। राइट का रेशो क्या है, 1:4। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग 4 शेयर है तो यस आप कंपनी का 1 शेयर खरीद सकते हो, और वो भी कितने में, जस्ट 15 रुपए में। अज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज सफिशिएंट टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के अंदर में सफिशिएंट बैलेंस है, ठीक है। द अबव थ्रू जर्नल एंट्री, मतलब क्या है बेटा, ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए उसकी जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। आज अभी कर लेते हैं। लिखो, इन द बुक्स ऑफ, लिखना मेरे साथ साथ, NT लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ NT लिमिटेड। सब लोग साथ में रहना बेटा। चलो जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं, डन। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है फॉरफिट करना है बेटा 100 शेयर्स, 5 रुपए उसके ऊपर पेड अप था। फॉरफिचर की एंट्री बोलते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है इक्विटी शेयर, कैपिटल, है ना, इक्विटी शेयर्स फॉरफिट करे ना। सो फॉरफिचर के 3 सेंटेंस, कैपिटल कम करो, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, और जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो, दैट्स इट, खेल खत्म। सो आ जाओ, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो तो कैपिटल कितने से कम करना है, जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था, देखो तो जरा, कुछ दिया है क्या यहाँ पे, नो, कुछ बोला नहीं, 5 रुपए तो पेडअप है। कितने से रेस किया होगा, कुछ बोला नहीं है, तो पूरा का पूरा हमने कॉल कर दिया होगा, यानी कैपिटल हमने पूरा रेस कर दिया होगा 10 रुपए से। सो 10 से कम कर देंगे क्या, यस। सो 100 शेयर, एक शेयर पे 10 रुपए का कैपिटल खड़ा किया था। इशू करते समय कैपिटल बढ़ता है, फॉरफिचर में कैपिटल कम होता है। इशू करते समय बढ़ता है, फॉरफिचर में कम होता है। यहाँ फॉरफिट कर रहे हैं, कैपिटल को कम करना है। वेट, कैपिटल का बेसिक्स ऑफ अकाउंट में देखा था, क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो। सो डेबिट कर दूं, कितना बेटा, 1000 रुपए। किसी को इसमें कोई दिक्कत, सिंपल है। चलो आगे, दूसरा सेंटेंस, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है, 5 बोला है ना क्वेश्चन में, 5 पे किया, और इसमें प्रीमियम है क्या, नो। सो यही अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम है। सो लिख दो, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹5, यानी 500 रुपए, राइट। उसके बाद आगे और क्या दिया बेटा, देखो जरा, और कुछ बोला है, नो, बस इतना ही बोला है, 5 रुपए पेडअप था, मतलब बचा हुआ 5 रुपए पे नहीं किया। देखो 10 में 5 पेडअप
मतलब बचा हुआ 5 नॉट पेड, बरोबर है क्या? वो नहीं आया तो अब उसका नाम हमें मालूम नहीं है, शायद कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर कर दिया होगा, तो रिवर्स कर दूंगे उसको, है ना। सो टू कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स को पहले क्या किया था, डेबिट। अब आने वाला है क्या फॉरफीचर के बाद वो पैसा, वो शेयर होल्डर पागल है, शेयर जब्त करने के बाद अरियर का पैसा देगा? नहीं, अब वो कभी नहीं देगा, तो जबरदस्ती अरियर में डेबिट बैलेंस क्यों रख रहे हो? खत्म करो, खत्म करना है क्रेडिट कर दो, 3 सेंटेंस खत्म, फॉरफीचर की एंट्री खत्म, राइट, सिंपल है। चलो आगे नरेशन लिखेंगे बेटा। 100 शेयर्स वर forfeited for non-payment of arrears of ₹5। सर वो कॉल्स इन अरियर्स की जगह मैं कॉल लिख दूं तो चलेगा क्या? चलेगा। फिर आप अजम्पशन ले रहे हो कि वो फाइनल कॉल नहीं दिया होगा, सो कॉल लिखो, अरियर्स लिखो, जो लिखना है लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी दी नहीं है, तो हम लोग समझेंगे अरियर या कॉल होगा। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो, जो बच्चा स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देख रहा है बट फिर भी अगर समझ में नहीं आए, प्लीज़ एनीबडी। सिंपल है, पक्की बात। चलो बेटा आगे, ऑल सेट। नेक्स्ट अगली वाली एंट्री कौन सी थी? राइट शेयर्स की। कितने राइट शेयर्स है? वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ राइट शेयर्स करना जरूरी है ना, चलो कर लेते। राइट शेयर्स का रेशो दिया हुआ है 1:4। अगर अब आपके पास ऑलरेडी 4 शेयर है तो आप एक राइट शेयर खरीद सकते हो। चलो बता दो फिर राइट शेयर कितने आएंगे, फटाफट से कैलकुलेशन करके मुझे एंट्री बता दो बेटा, जल्दी जल्दी से। करो। करो राइट शेयर्स, फॉरफिट कर दिया, रीइशू नहीं किया कि इन्होंने किया है क्या? हाँ, रीइशू का एंट्री कर दो, फिर राइट शेयर्स का करना। रीइशू का एंट्री एनीबडी कोई है जो मुझे बता सकता है फटाक से? कौन ट्राई करेगा? ऐसे नहीं यार, कोई तो एक बच्चा हाथ रेज करके बोलो फटाफट से, रीइशू का एंट्री। एनीबडी? पीछे कोई नहीं है उधर? हाँ बोल बेटा। ओके, कैसे 1500? ये जो 100 शेयर फॉरफिट किए थे ये कंपनी ने वापस इशू कर दिए, कितने में? 15 रुपए का एक। सो 100 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 15 यानी 1500। वेरी गुड बेटा। हाँ आगे, एज फुल्ली पेड मतलब ओनरशिप कितनी है? पूरी 10। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 शेयर्स इनटू 10 रुपए की ओनरशिप दिया तो 1000। हाँ बेटा, और वेरी गुड, 10 का शेयर 15 में दिया ना, सो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 500। नरेशन लिखेंगे 100 शेयर्स वर रीइशूड एज फुल्ली पेड। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे जैसे उसमें ओनरशिप पूरी है। कितने में दिया? ₹4.15। लिखो फटाफट से, अब बता दो राइट का हिसाब। वो एक ही सेंटेंस में 2 ट्रांजैक्शन थे ना, शेयर फॉरफिट किया एंड टू बी इशूड एज फुल्ली पेड फॉर 15 लिख दिया। करो फटाफट से। यस इधर में बेटा, यस बिल्कुल सही लिखा बेटा कृष्णा आपने, कॉल्स इन अरियर्स में 1500 आएगा। डन। एनीबॉडी राइट शेयर्स का एंट्री बेटा, राइट शेयर्स के नंबर्स बता दो और उसकी एंट्री बता दो। नंबर ऑफ राइट शेयर्स, क्या फॉर्मूला था? एग्जिस्टिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेशो। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने, जरा सोच समझ के बताना, फॉरफिट भी किए हैं। हाँ कितने बेटा? 20,000।
हाँ तो बोलो, मुझे बोलो, आंसर बोलो। 100 शेयर फॉरफिट किए। हाँ और कोई बोल बेटा, तू बता कितने शेयर्स बचे हैं हमारे पास राइट इशू के समय? 19,000, 19,900। बोल बेटा, तू बता। हाँ 20। हाँ तू बोल, हाँ तू बोल बेटा, हाँ तू बोलो, आप बोलो कितने? वेरी गुड, बिल्कुल सही है सारे बच्चे। करेक्ट आंसर इज 20,000। अरे बाबा 20 में से 100 फॉरवर्ड किए, 19,900। 100 इशू भी तो कर दिए, 20,000। राइट। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बेटा, आपको समझ में आया? अरे फॉरवर्ड किए 100, बाद में री इशू किए ना वापस, तो अल्टीमेटली वापस कितना हो गया? माइनस प्लस, राइट, इंटू 1/4। बोल रहे बेटा कितना आ जाएगा फिर? वेरी गुड। बोलो कितने में दिया? ₹4.15। खेल खत्म। सो पैसा कितना आएगा अभी? 5,000 शेयर्स पे 15 रुपए के हिसाब से 75,000। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ESC इक्विटी शेयर कैपिटल। प्लीज मेरे साथ साथ बने रहना बेटा, पीछे मत रहना। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 5,000 शेयर्स, एक में ओनरशिप है 10 रुपए की, क्वेश्चन के पहले लाइन में दिया हुआ है। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम इंटू ₹5। 15 का बेचा है, 10 की ओनरशिप थी, 5 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम। सब लोग साथ में ना? नरेशन लिख देंगे सब लोग, लिखो बेटा। राइट शेयर्स वर इशूड, राइट शेयर्स issued in the ratio 1:4, ₹4.15 per share। राइट शेयर इशू किया इन द रेशो 1:4। बिल्कुल सही है बेटा। आर्जव जैन, आदित्य जगताप, दिव्या राठी, तृप्ति इंगले। बेटा प्लीज आप लोग भी मेरे साथ बतियाओ पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पे, और जो भी डाउट है वो लिखना है सभी ने। ऑनलाइन वाले बच्चे काफ़ी बार छूट जाते, गिनती के 4-5 बच्चे बस वो उतना डाउट भेजते हैं, मैसेज करते हैं, बाकी बच्चों को डाउट आता नहीं कि ध्यान देते नहीं, भगवान जाने। जितना ज़्यादा आप डाउट पूछोगे ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चे, उतना रिकॉर्डेड को ज़्यादा फायदा होगा। रिकॉर्डेड वाले बच्चे को दुआ देगा आपको वो, क्योंकि आपने डाउट पूछा तो वो डाउट पहले मैं स्क्रीन पे बोलूंगा और स्क्रीन पे बोलने के बाद उसको सॉल्व करूंगा। तो रिकॉर्डेड वाले को जो जो डाउट्स आते हैं वो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके माँ बाप की और उसकी कितनी दुआ मिलेगी आपको मालूम है? कभी पास हो जाओगे आप सब लोग फटाफट से इंटर फाइनल। क्योंकि मेरा पिछले 10-11 साल का एक एक्सपीरियंस है, जितने ज्यादा डाउट प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी और उतना ज्यादा सेल। वो मेरा लुकआउट है। आपका लुकआउट क्या है? डाउट सॉल्व होना मांगता, यस और नो। बाकी क्या है? आज तक कभी किसी पैसे को हाथ लगाया क्या मैंने? एक भी किसी बोल देना किसी बच्चे ने सर मेरी दी हुई नोटों को आपने हाथ लगाया, डायरेक्टली वो किधर जाते हैं? बैंक में। चलो आ जाओ, अच्छे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हो गया बेटा सभी का? और कुछ पूछा है 13 में? दैट्स इट, खत्म, इतना ही कुछ पूछा हुआ है ना? सिर्फ एक चीज बगैर बोले आप लोगों को सॉल्व करना है। देखते हैं कितने बच्चों को इसके अंदर में ध्यान आ रहा है। हमने किए ऑलरेडी, इसके भी पहले काफी बार किए। वेरी गुड बेटा। शेयर फॉरफिटेड री इशू किए ना, तो नेट फायदा ऑन द री इशूड शेयर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट में करना सबसे वो एंट्री। वर्किंग नोट लिखो, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते हैं? पॉइंट है अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स। कितना अमाउंट फॉरफिट किया था बेटा? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सारे के सारे री इशू कर दी ना, पूरे के पूरे 100। वेरी गुड बेटा। वैष्णवी यस, आदित्य बिल्कुल सही है, अंशुल गैंगवाल सही है, रावल रिया यस, तृप्ति सही है। बोलो 500 शेयर्स थे, सॉरी 100 शेयर्स थे। 100 शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया? 5। जो रीइश्यूड शेयर है ना उसके ऊपर कितना फॉरफिट किया? 500 माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। लॉस तो हुआ ही नहीं,
सर कैसे? अरे उल्टा फायदा हुआ, 10 का शेयर 15 में बेचा, लॉस हुआ है क्या? सर फायदा हुआ तो यहाँ पे लेस मत करो, ऐड करो ना। नो, वो जो फायदा है वो कहां जाएगा? परमानेंटली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दो मैम, 50 रुपये, 50 रुपये बोलो कितना आया? 500। यस मैम, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो एंट्री क्या आ जाएगी इसकी? शेयर फॉरफीचर में जो भी अब बैलेंस बचा है, रीइश्यूड शेयर से रिलेटेड नेट फायदा कितना है? 500 है क्या? ट्रांसफर कर दो ना। कुछ बच्चों ने ऐसा सोचा होगा कि सर यहाँ पे फॉरफिट किया 500, तो पूरा 500 वही ट्रांसफर किया है क्या? एज इट इज ना, जो शेयर्स मैंने रीइश्यू किया ना उससे रिलेटेड नेट फायदा गया है। ऐसा भी तो हो सकता था ना, 100 शेयर्स फॉरफिट किए लेकिन 80 ही रीइश्यू किए, तो मैं कैपिटल रिजर्व में कितने शेयर का नेट फायदा ट्रांसफर करता? 80 शेयर्स का। इत्तेफाक से यहां पे 100 शेयर फॉरफिट किए, पूरे पूरे 100 रीइश्यू कर दिए, है ना। इसलिए ये मत समझना, ये कौन सा कैलकुलेशन है? रीइश्यूड शेयर का कैलकुलेशन है, और यहां पे रीइश्यूड कितने? 100, तो 100 शेयर्स का नेट फायदा है ये, राइट। सो लिख लो नरेशन, नेट प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फोर्थ वाली एंट्री आखिरी। नेट प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, लिखा बेटा सभी ने? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व लिखना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मत लिखना। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अलग चीज है, सीआरआर बताऊंगा मैं आपको, आगे आने वाला है क्या है। तो कैपिटल रिजर्व, सर कैपिटल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं? मेरे ख्याल से ऑलरेडी मैंने बेसिक में बताया था इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स में। कैपिटल नेचर का फायदा जो भी होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, रेवेन्यू नेचर का फायदा रेवेन्यू रिजर्व में जाता है। सर आपको क्या समझाया? कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, शेयर्स और डिबेंचर्स के ट्रांजैक्शन सारे कैपिटल इन नेचर है, तभी तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखते हैं, वरना पीएनएल के क्रेडिट में, पीएनएल के डेबिट में आते, रेवेन्यू नेचर के होते तो। यस और नो? क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दे दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे बेटा, क्या दिया है 14 के अंदर में? ध्यान दे दो। कंपनी इज प्लानिंग टू रेज द फंड, मुन्ना ध्यान दे, कंपनी फंड्स रेज करने की बात कर रही है यहां पे, बाय मेकिंग राइट इशू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है, कैसे? राइट शेयर्स बोल करके। क्वेश्चन नंबर 14 आपके मॉड्यूल का। बाय मेकिंग राइट इशू ऑफ द इक्विटी शेयर्स टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंशन, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 50 लाख। भाई साहब, market value of the share is 42. Okay, company offers to its shareholder the right to buy 2 share at ₹11 for every 5. So यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी 5 शेयर है तो आपको 5 पे 1 मिलेगा राइट शेयर। न्यूमरेटर नुमरुम में जो दिया है वो क्या है? राइट शेयर। कितने के लिए? फॉर एवरी 5। अगर आपके पास कंपनी के ऑलरेडी 5 शेयर है तो ये आपके पास अधिकार है एक राइट शेयर खरीदने का। 2 है कि 1 है? कहा दिया बेटा? ओके 2। चेक कर रहा था मैं, आपका ध्यान है कि नहीं? आप पास हो गए। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द थेरियोटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू एंड वैल्यू ऑफ राइट एंड परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। सबसे पहला जवाब मुझे चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कितना है? आपके पास सिर्फ 4 सेकंड का समय है। क्या बात है, 1 सेकंड में जवाब दे दिया, वेरी गुड। 40%, बिल्कुल सही है। इन्होंने भी जवाब दे दिया 1 सेकंड में, आपका भी 1 ही सेकंड काउंट होगा क्योंकि आपने टाइप किया है ना। ठीक है सर, कैसे 40%? अगर आपके पास ऑलरेडी 5 शेयर है तो आप कितने राइट शेयर खरीद सकते हो? 2, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 7। तो 5 पे आपको कितना मिला? 2। 5 पे कितना मिला? 2। ये कितना परसेंट हुआ? 40%। अब 5 से आपके शेयर कितने हो गए? 7। 5 से 7 हो गए तो कितने परसेंट से बढ़ा? परसेंटेज बेस पे निकालते हैं, फाइनल पे नहीं, बेस पे। बेस क्या था? 5। 5 के 7 हो गए तो कितने से बढ़ा? 2 से। 2 ये 5 पे कितना परसेंट है? 40%। या आसान भाषा में जो राइट का रेशो रहता है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेना। रेशो क्या था? 2:5। सिंपल है। तो तीसरे का जवाब दे दिया। पहले दोनों तो बहुत ईजी है। अच्छे ध्यान देना, जो बच्चों का पहले राइट इशू मिस हो गया रहेगा। सो इन्होंने क्या बोला है, ध्यान देना। इन्होंने बोला है सबसे पहले थेरियोटिकल मार्केट प्राइस निकालो।
आ जाओ अभी निकाल लेते हैं। लिखो नंबर ऑफ existing shares and amount paid, नंबर अमाउंट, ठीक है, डबल डबल करने का काम ही नहीं, स्मार्ट वर्क, एक ही वर्किंग नोट में सब कर लेंगे। नंबर कितने ऑलरेडी आपके पास, कितने रहे तो कितने मिलेंगे, ऑलरेडी आपके पास 5 रहे तो कितने शेयर्स मिलेंगे, नंबर ऑफ राइट शेयर्स एंड अमाउंट टू पे। 5 रहे तो कितने मिलेंगे, 2 ना। अच्छा आपके पास जो पुराने वाले 5 शेयर है वो आपने कहां से खरीदे होंगे, मार्केट से, तो पैसा भी कितना दिया होगा, मार्केट प्राइस के उतना। मार्केट प्राइस कितनी है 42, 5 इंटू 42 निकाल पड़े कितना आया 210। 5 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 42। सो आपने पहली बार तो मार्केट प्राइस पे दिया होगा ना, कि पहली बार ही राइट शेयर मिल गया आपको, नो, फर्स्ट टाइम तो मार्केट प्राइस पे किया होगा। उसके बाद अब आपको 2 शेयर सस्ते में मिलेंगे, बताओ कितने में मिलेंगे, अब 11 रुपए का एक। आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, अब आपके पास अधिकार है कंपनी को जब भी मार्केट में नए शेयर इशू करने हैं, कंपनी को जब भी मार्केट में फर्दर शेयर इशू करने हैं, तो उस समय कंपनी क्या करती है, सबसे पहले वो शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है। ये कंपनी की ड्यूटी है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का अधिकार है, अधिकार राइट, इसीलिए इसको राइट शेयर बोलते हैं, बरोबर है। सो और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सस्ते में दिया। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, यहाँ पे क्या इशूड एट डिस्काउंट है क्या, 11 रुपए का शेयर दे दिया, मार्केट प्राइस 42 है, क्या यहाँ पे इशूड एट डिस्काउंट है क्या, और अगर है तो कितना है, क्या यहाँ पे इशूड एट डिस्काउंट है, पक्का। मार्केट प्राइस 42 है, शेयर यहाँ पे राइट शेयर 11 में दे रहे, क्या यहाँ पे शेयर इशूड एट डिस्काउंट है क्या, नो, क्योंकि इशूड एट डिस्काउंट कब होता है, जब फेस वैल्यू से नीचे में शेयर दिया। फेस वैल्यू कितनी है बेटा शेयर की, कुछ बोला नहीं है तो 10 अज्यूम कर लेना, दिया है क्या यहाँ पे, नो। अच्छा क्या बात कर रहे हो, सही में एग्जाम में, हाँ शेयर की फेस वैल्यू 10 और डिबेंचर की कुछ बोला नहीं है तो 100। फिर से बोलूँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है वैसे देना चाहिए, बट अगर नहीं दिया तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी अज्यूम कर लेना 10 और डिबेंचर की कितनी 100, डिबेंचर की कितनी अज्यूम करना 100, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो याद रख लेना। सो यहाँ पे 10 से नीचे में दिया है क्या शेयर, नो, 11 में दिया, भले मार्केट प्राइस से कम में दिया लेकिन फेस वैल्यू से कम में नहीं दिया, मतलब ये इशूड एट डिस्काउंट नहीं। इशूड एट डिस्काउंट कब रहेगा, जब फेस वैल्यू से कम में देंगे। चलो आ जाओ, अब ये 2 शेयर आपको कितने मिले, 11 रुपए के एक शेयर, कितने का मिला बेटा बता दो फटाफट से, 22 रुपए। बोलो टोटल अमाउंट कितना दिया, देयरफॉर टोटल शेयर्स एंड अमाउंट 7 हो गया, टोटल कितना हो गया 232। बताओ तो देयरफॉर एवरेज प्राइस पर शेयर कितना आ गया 232, ये 7 शेयर्स के लिए है, तो बताओ फॉर 1 शेयर कितना है, 232 अपॉन 7 इंटू 1 कितना है बेटा 33.14। ये आ गई आपकी थियोरेटिकल मार्केट प्राइस, एक्चुअल नहीं है, ये आपके लिए है, आपके सपनों की मार्केट प्राइस है। अल्टीमेटली आपने तो 7 शेयर के लिए टोटल कितना दिया 232, यानी ऑन एन एवरेज आपका एक शेयर के लिए कितना लगा 33.14, बराबर है। अब प्लीज ध्यान देना सब लोग, अब ये आपके लिए 33.14 है, अगर यस जी हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। अब ये आपके लिए 33.14 है, अब किसी आम इंसान को, मैंगो पीपल को अगर ये मार्केट से खरीदना है तो कितने में मिलेगा, सो बट एक्चुअल मार्केट प्राइस कितनी है बेटा 42, बरोबर है क्या, देयरफॉर बेनिफिट फ्रॉम राइट, कितने का बेनिफिट हुआ, हाँ 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 8, और इतिहास गवाह है जिस चीज से जितने का बेनिफिट होता है उसकी वैल्यू भी उतनी होती है। आपसे अगर आपके मम्मा पापा को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो आपकी घर पे इज्जत ज्यादा रहेगी, आपसे बेनिफिट कम हुआ तो आपकी इज्जत भी कम रहेगी। सो आपसे ज्यादा बेनिफिट आपकी ज्यादा वैल्यू,
राइट से मुझे कितना बेनिफिट मिला, इतने का। देयरफॉर यही है वैल्यू ऑफ राइट। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, और तीसरा सवाल क्या था? नाउ शेयर ऑलरेडी कितने थे? 5। 5 से बढ़ के कितने हो गए? 7। कितने से बढ़ा? 2। ये 2 किस पे बढ़ा? 5 पे। 5 पे 2 पड़ा। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 40%। ये आया तीसरे सवाल का जवाब। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? डन, चलो आगे। जी हाँ बेटा, बिल्कुल सही लिखा। काफी बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं ना सर ब्लर दिख रहा है, कर रहा है, तो अब एट ए टाइम फोन पे भी ओपन करके रख लेने का, क्योंकि फोन में मोबाइल डेटा भी चल रहा है। लास्ट लेक्चर में उधर क्या कंप्लेंट आया एक बच्चे का, सर आपके इस पे तो वाईफाई लगा हुआ है, तो आपके तो इस पे क्लियर ही दिखेगा सारा वीडियो, हमें ब्लर दिख रहा है। तो मैंने साइड बाय साइड मोबाइल डेटा भी ऑन करके फ़ोन के अंदर में भी चालू करके रखा है। सो अगर ब्लर हुआ तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा ना, समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी है तो चैलेंज। कोविड में कभी ब्लर नहीं हुआ मालूम है? क्यों क्यों ब्लर नहीं हुआ कोविड के अंदर में? क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शन नहीं था, बच्चा एडजस्ट कर लेता, हाँ ठीक है सर जैसा भी है बढ़िया चल रहा है बस चलने दो। अभी क्या है, ऑप्शंस, जहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना, आलिया भी है, कटरीना भी है, करीना भी है, तो मैं सोचूंगा, मैं नुक्स निकालूंगा, मैं कटरीना भी नुक्स निकाल लूंगा। यार तेरा हिंदी एक्सेंट कुछ मजा नहीं आ रहा है। आलिया ठीक है, बट वही अगर कोई नहीं मिलता है तो आदमी राखी सावंत से भी काम चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, सेलिब्रिटी है, ओके, चलता है चलता है। ऑप्शंस इंसान को है ना कंफर्ट जोन में डाल देता है, तो इसलिए फिर मैंने बोला साइड बाय साइड चालू करके रखो। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दे दो। हाँ लिखा बेटा? नहीं लिखा? हाँ पेपर दे दो, ऑल द बेस्ट। फेल हो गए मत आना। क्वेश्चन नंबर 15 ये देख लिया। अब ये देखो, इन्होंने ना वर्किंग नोट बहुत एक्स्ट्रा बनाई हुई है, एक ही साथ बना लेते, नंबर का, अमाउंट का, 2 कॉलम डायरेक्ट हो जाता था। चलो बोनस इशू, अब अच्छे से ध्यान देना, नाउ नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। जरा एक बार बता दो तो रे, हमने कंपनी अकाउंट्स में अभी तक क्या क्या देख लिया, जरा बोलो तो। इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, धीरे से हमने देखा था इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर, ट्रांसफर टू कैपिटल। ये हर एक पॉइंट पे एमसीक्यू आते हैं, इसलिए मैं सेपरेट सेपरेट लिख रहा हूं। उसके बाद हमने देखा प्रो रेटा अलॉटमेंट, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद हमने राइट इशू देख लिया, बरोबर। और कुछ थेरी पार्ट, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस क्या है ना, इक्विटी प्रेफरेंस क्या है। उसके बाद में आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, प्रेफरेंस शेयर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आएगी, है आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी है, बहुत सारी चीज़ें हमारी अच्छी खासी हुई है ना सर। हाँ एक और चीज, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद आया क्या? इसके अंदर में 2 स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर। सेकंड स्टेप एंट्री पास करो, है ना। चलो आगे। अब आप लोग यहां खड़े हो, दिख रहा है क्या कहां खड़े हो? तो यहां पे ये है आपका नया हेडिंग, बोनस इशू। धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ रहा है, चलो आगे बढ़ते। सो बोनस इशू, फ्री फंड में श्रीखंड, फोकट में, 1 रुपया भी नहीं ले रही है कंपनी सामने वाले से, अभी तो बोनस बोला जा रहा है ना। कंपनी बोनस इशू के अंदर में शेयर्स इशू कर रही है, बोनस इशू में पैसे या चीजें नहीं दे रही है, क्या दे रही है? शेयर्स। तो एक्चुअल में इसका पूरा नाम क्या है? बोनस इशू ऑफ शेयर्स। तो कंपनी आपको समझाने के लिए इक्विटी शेयर इशू कर रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ऑब्वियस सी बात है, राह चलते लोगों को थोड़ी देगी बोनस, किसको देगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कोई तो एक प्रपोर्शन रहेगा, तेरे पास ऑलरेडी 10 शेयर है, जा तुझे 1 शेयर बोनस दिया जाता है, मतलब रेशो क्या हो गया? 1:10। वी आर अलॉटिंग 1 शेयर एज अ बोनस फॉर एवरी 10।
जो बेस है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, और कंपनी जो अलॉट कर रही है कि चाहे राइट हो बोनस हो वो न्यूमरेटर में रहेगा, बराबर है। सो कंपनी कितने बोनस शेयर दे रही है? 1 फॉर एवरी 10। सो बोनस इशू का रेशियो क्या हो गया? 1:10, और बदले में पैसा ले रही है क्या? नो। सो डेबिट किसको करेंगे? पैसा लिया रहता तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया रहता, अगर कोई दूसरी एसेट लिया रहता तो उस एसेट को डेबिट कर दिया रहता, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां डेबिट किसको करूं मैं? सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अभी तक स्टार्ट नहीं किया मैंने बोनस, एक जनरल कॉमन सेंस वाला सवाल। बोलो बेटा। रिजर्व्स को डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब भी आप किसी को फोकट में कुछ चीज देते हो तो आपका खर्चा बढ़ रहा है। अब यहाँ पे शेयर्स दे रहे हो तो आपने पैसा तो नहीं लिया, कहीं ना कहीं आपका खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ने की वजह से आपके रिजर्व सरप्लस कम हो जाते हैं। सो बोनस इशू आउट ऑफ फ्री रिजर्व। और बोनस के और भी रास्ते हैं, बोनस के लिए हर बार सिर्फ फ्री रिजर्व नहीं है, बोनस इशू और मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से भी दे सकता हूं, बोनस इशू में सीआरआर से भी दे सकता हूं। सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, देखेंगे क्या चीज है सीआरआर, बराबर। सो कंपनी जब कभी भी बोनस शेयर्स देगी तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। शेयर इशू किया ना, खेल खत्म। शेयर इशू किया तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, फिर वो चाहे पैसे लेके इशू करो, राइट शेयर्स बोल के दो, बोनस बोल के दो, कैसे भी दो। शेयर इशू किया ना कोई भी केस में, बोनस राइट फ्रेश इशू, तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा। पैसा आया तो कैश डेबिट करेंगे कैश बैंक, असेट आई तो असेट अकाउंट डेबिट करेंगे, और बोनस में हम लोग हमारे रिजर्व्स और सरप्लस को यूज करेंगे। रिजर्व सरप्लस को यूज करके बोनस दे देना, यस और नो, सिंपल है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्यारा कॉन्सेप्ट है, एंट्रीज भी इजी है, अच्छे से ध्यान दे दो सब लोग। आ जाओ तो। सो देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर में, बोनस इशू। हेडिंग दे दो फटाफट से सब लोग, हेडिंग दे दो बोनस इशू। जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ फटाफट से साथों साथ आपने लिखना, सुनना, समझना, तीनों चीज एक साथ करना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा और समझा के दूंगा। मैं भी 3 चीज एक साथ कर रहा हूँ, आप भी 3 चीज एक साथ करो, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लेट लिया है तो प्लीज पुराने वाले भी लेक्चर कवर अप कर लेना। कौन है ऐसा कोई बच्चा है जिसका लेट एडमिशन हुआ है? हाँ बेटा आपका लेट हुआ है। और कोई एनीबॉडी? ओके। पहले क्या था? फाउंडेशन बीकॉम, सीएमए फाउंडेशन था या बीकॉम था? सीएमए फाउंडेशन था। ये जो मैं बता रहा हूँ थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है, 1-2%, 1-2%, ठीक है, काफी है। इसके पहले का आपका हुआ नहीं, इसलिए आपको वो शेयर फॉरफीचर के वो 3 सेंटेंस वगैरह समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आप नहीं थे उस समय, ठीक। तो एक बार वो डेफिनेटली पुराने लेक्चर पहले कवर अप करो, ठीक है, उसके बाद आपको सारी चीज़ आगे की समझ में आएगी, घबराना मत। कैपिटलाइजेशन बेसिकली क्या चीज़ है बेटा? कैपिटलाइजेशन यानी क्या? अच्छे से ध्यान दे दो बेटा, प्लीज ध्यान देना। कंपनी के पास फ्री रिजर्व है और कंपनी इस फ्री रिजर्व से क्या इशू कर रही है? आउट ऑफ फ्री रिजर्व कंपनी क्या इशू कर रही है? बोनस। अब बोनस इशू करेगी तो कंपनी लिखेगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको समझाने के लिए हमने शेयर्स इशू कर दिया है, कितने रुपए के? 100 रुपए के, फुकट में, पैसे नहीं आए। अब कंपनी किसकी मदद से कर रही है ये? आप फोकट में लोगों को कब देते हो? जब आपके पास में है। आपके पास अगर अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस है तो आप फोकट में दे सकते हो ना लोगों को। पता चला कंपनी के पास फ्री रिजर्व भी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, सीआरआर भी नहीं है, बोनस दे पाएगी क्या? नो। सो बोनस देने के लिए आपके पास सोर्स होना चाहिए। सोर्स क्या है मेरे पास? फ्री रिजर्व। सो फ्री रिजर्व से मैं बोनस दे रहा हूँ, फ्री रिजर्व से मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ। बोलो मेरे फ्री रिजर्व बढ़ेंगे या कम होंगे? कम हो जाएंगे। फ्री रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो। सो फ्री रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये लॉजिक समझ में आया सभी को? सो मैंने मेरे फ्री रिजर्व को किसमें कन्वर्ट कर दिया? शेयर कैपिटल में। वेट क्या बोला मैंने मेरे फ्री रिजर्व को किसमें कन्वर्ट कर दिया? शेयर कैपिटल में। यस और नो? सो ध्यान देना, इसे टेक्निकली कहते हैं कैपिटलाइजेशन। जहां भी किसी वर्ड के आखिरी में आइजेशन लग जाता है समझ जाओ कोई तो वो प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है? आपके फ्री रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब तक जो फ्री रिजर्व था 100 रुपए का, आपने उस 100 रुपए के फ्री रिजर्व को अब क्या बना दिया? कैपिटल। सो रिजर्व को कैपिटल बनाने की प्रोसेस को कहते हैं कैपिटलाइजेशन। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ द फ्री रिजर्व और कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट और रिजर्व इनटू पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर है? पक्की बात? सो आज के बाद अगर आपसे मैं बोलूं बच्चों आई एम कैपिटलाइजिंग माय फ्री रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल, सर सीधा सीधा बोलो ना, बोनस दे रहे हो, इतना लंबा चौड़ा क्यों बोलना पड़ता? सो मैं मेरे फ्री रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? सामने वाले को मैं बोनस शेयर्स दे रहा होगा। ये सर
आगे देखो, सो आपने ये वाला पार्ट लिखना है ना, ये जो मैंने ऊपर में लिखा है ये। सो फ्री रिजर्व एरो बनाओ, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, और आगे एरो बना करके एरो के एंड पे क्या लिखना है बेटा, बोनस शेयर, और आगे एंट्री लिख दो, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने एंट्री एकदम शॉर्टकट में बताया, डिटेल में हम लोग देखेंगे, बस आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, थ्योरी के साथ साथ उसकी अकाउंटिंग भी बता रहा हूँ, ताकि आप रिलेट कर पाओ एक दूसरे को। ये तो क्या थ्योरी अलग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग अलग पढ़ रहे हैं, बाद में बच्चे का कनेक्शन ही नहीं होता, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। डन। लिखा बेटे सभी ने? ओके डन। नेक्स्ट, बोनस शेयर इज अ फ्री शेयर। ओहो, लिख लो, बोनस शेयर इज अ फ्री शेयर। एग्जाम में थ्योरी, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, जोड़े लावा नहीं तो जोड़े लाओ, ये पूछा जाता है। ये कैसा है बेटा, फ्री शेयर है, विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसमें कोई कंसिडरेशन ले रहे हैं क्या हम लोग? नो। डन। आगे देखो, टू एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो एक सेंटेंस लिख लो, बोनस शेयर इज फ्री शेयर विदाउट कंसिडरेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। फटाफट से लिखते जाओ, फुल स्पीड में। इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। चलो बस इन द रेशियो लिख देना, बाकी और आगे लिखने की जरूरत नहीं है। बस बोनस शेयर इज अ फ्री शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन सम रेशियो। रेशियो हमें दिया रहेगा ना सर क्वेश्चन में? जी हाँ। बोनस शेयर की वजह से क्या होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने लिख दिया। देखो, फ्री रिजर्व हमारा रिड्यूस हो जाता है और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। बट इससे ये सेंटेंस लिख लो, नॉट चेंज इन द कैश फ्लो और नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। इसे कैश फ्लो में कोई चेंज हुआ है क्या? देख लो, ये एंट्री में कहीं कैश बैंक अकाउंट दिख रहा है क्या रे आपको? कैश बैंक अकाउंट है? नो। सो बोनस शेयर की वजह से कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नेटवर्थ में कोई चेंज नहीं होता है? ट्रू। सो कैश के अंदर में और नेटवर्थ में नो चेंज। लिखो अगला सेंटेंस, ड्यू टू बोनस शेयर देयर इज नो चेंज इन द कैश फ्लो एंड नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। शॉर्टकट में एक एक समरी पॉइंट्स लिखना है, पूरा नहीं लिखते बैठना है। नो चेंज इन द कैश फ्लो एंड नेटवर्थ, बस इतना लिख देना, नो चेंज इन द कैश फ्लो एंड नेटवर्थ। आगे, वे टू कैपिटलाइज द प्रॉफिट्स और रिजर्व। बोलो बेटा, कैसे हम लोग हमारे प्रॉफिट और रिजर्व को कैपिटलाइज करेंगे? सर अभी तो बोला आपने बोनस शेयर इशू करके। अब होता क्या है, एक और तरीका है, आपके जो पार्टली पेड शेयर्स है ना, अनपेड अमाउंट जो है ऑन द एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर्स सो एज टू मेक देम फुली पेड अप शेयर्स, है ना, उससे भी हम लोग हमारे रिजर्व को यूज कर सकते हैं। सर ये वाला नहीं समझा। कंपनी एक बोनस शेयर देना चाहती है और आप सभी को मालूम है बोनस शेयर किसके ऊपर देते बेटा? फुल्ली पेड शेयर्स के ऊपर। अब अगर कुछ शेयर पार्टली पेड है, 10 रुपए का शेयर है और 9 रुपए पेड अप है, मतलब कितना अनपेड अमाउंट है? 1 रुपी। अब बोनस देना है तो पहले उसको क्या करो, फुल्ली पेड में कन्वर्ट करो। तो कंपनी बोल रही है चलो यार, आपका वो जो 1 रुपी है ना, वो भी हम लोग रिजर्व से मैनेज कर लेते हैं, नहीं जरूरत है अब आपको देने की। सो हमने हमारे फ्री रिजर्व को डेबिट किया 1 रुपी से, और वो फाइनल कॉल का 1 रुपी था जो आना बाकी था, हमने कॉल ही नहीं किया था। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, कॉल कर दिया, पहले कॉल करूंगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 ये मैंने कॉल कर दिया। और अब मैं इनसे पैसा ले रहा हूं क्या? नो, फुकट में तुम्हारा फाइनल कॉल में तुमको देखो एडजस्ट करके दे रहा हूं। पहले मैंने कॉल किया और अब मैंने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल करने वाला था अगर पैसा आ जाता था तो, लेकिन मैं आपसे पैसा ले रहा हूं क्या? नो, आपको बोनस दे रहा हूं। सो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ओ वाह, अगर पैसा आ जाता था तो यहां पे क्या लिखते, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। बचपन में 12वीं कक्षा में सीएमए फाउंडेशन में, सॉरी सीएमए फाउंडेशन तो नहीं, 12वीं में आपने एंट्री पास किया होगा, या फिर हमने भी कंपनी अकाउंट्स में स्टार्टिंग में एंट्रीज देखी थी सारी, फाइनल कॉल कॉल करो, फाइनल कॉल टू कैपिटल, फाइनल कॉल रिसीव करो, बैंक टू फाइनल कॉल। बट यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फ्री रिजर्व डेबिट। मतलब हमने क्या किया, फ्री रिजर्व को कन्वर्ट कर दिया। कैसे? जो भी अनपेड अमाउंट था उसको कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया और बदले में पैसे नहीं लिए। किसकी मदद से हमने कर दिया उसको फुल्ली पेड? हमने पार्टली को फुल्ली बनाया विद द हेल्प ऑफ फ्री रिजर्व। बोलो, हमने पार्टली पेड को फुल्ली पेड बना दिया विद द हेल्प ऑफ फ्री रिजर्व। पैसे लिए उससे, ये भी तो बोनस है ना। फ्री रिजर्व को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व इनटू कैपिटल।
आगे, और दूसरा एक और तरीका, पूरा का पूरा शेयर ही दे दिया 10 रुपए का, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल, बोनस पेबल 10 रुपए का शेयर, और नेक्स्ट एंट्री में बोनस पेबल को डेबिट करो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए 10 रुपए, बोनस ड्यू और बोनस पेड, पेड मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि पैसे दिए, शेयर्स के फॉर्म में बोनस दिया, इसलिए मैंने लिखा बोनस पेड। समझ में आया क्या? सो हमारे रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट करने के दो रास्ते हैं, पहला पार्टली को फुल्ली, और दूसरा फुल्ली पेड बोनस शेयर दे दिया। पहला क्या था? पार्टली को फुल्ली। एंट्रीज लिख रहे हो ना आप साथ साथ साथ, प्लीज ध्यान देना, एंट्री लिखते रहना। काफी बार जरूरी है बेटा, प्लीज ध्यान देना, हर बार नॉलेज के लिए नहीं लिखते हैं, कभी कभी नींद नहीं आने के लिए भी लिखा जाता है। सो लिखते जाओ, स्क्रिबलिंग करो, स्क्रिबलिंग है ना, कुछ 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 पेपर पर लिखते जाया करो फटाफट से। सो बोनस देखो, ये दो रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते इन्होंने थ्योरी सेंटेंस लिख दिया, बट हमने इन दोनों की क्या कर दी, एंट्री भी पास कर दी। देखो ये एंट्री, ये 1 और 2, ये पहले वाले पॉइंट की, और ये दूसरे वाले पॉइंट की। ये पॉइंट ए मतलब ए, और ये क्या है बी, ए और बी की हमने एंट्रीज भी लिख ली। आप भी लिखते जाओ फटाफट से, काफी बार चीजें आपको पता रहती है लेकिन लिखते जाना चाहिए, स्पीड बढ़ती है, दिमाग तेज हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। सर ये कैसे बोला आपने? यकीन नहीं आता है तो अगर कभी दिमाग आपका शांत नहीं है, दिमाग में बहुत तूफान चल रहा है, कुछ भी चीज़ लिखना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप लिखते हो आप तभी लिख पाते हो जब आपका पूरा कंसंट्रेशन उस पेपर और हाथ पे आपके रहेगा, वरना कोई लिख पाएगा क्या? मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है और मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा तो 2+3 भी 6 लिखूंगा। सो लिखने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। यस, वेरी गुड बेटा आदित्य, बिल्कुल सही बोला। और जो बच्चा ऑनलाइन लाइव देख रहा है, आप टाइप करते जाओ और लिखते भी जाओ, और जो रिकॉर्डेड देख रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो एज इट इज फॉलो कर, लिखो। चलो आगे, नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। अरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोर्सेस कहां से दे सकते हैं। सेक्शन 63 कहता है कंपनी में इशू फुल्ली पेड शेयर आउट ऑफ इट्स प्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR। बरोबर है क्या? सो कंपनी कहां कहां से दे सकता है? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड CRR। देखो अच्छे से ध्यान देना सभी ने, लिखो लिखो बेटा ये पॉइंट भी। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ बोनस शेयर, कंपनी में इशू बोनस, लिखो आउट ऑफ इट्स प्री रिजर्व, आउट ऑफ इट्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड CRR, आउट ऑफ CRR कैपिटल रिडम्पशन, REDEMPTION, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बराबर, कंपनी फ्री रिजर्व से बोनस दे सकती है। अब आपका सवाल, सर फ्री रिजर्व मतलब क्या? किसी को अगर नहीं पता होगा, लिखना चाहता है तो लिख सकता है, फ्री रिजर्व इज दैट रिजर्व, है ना, अगर नहीं पता है तो लिख लो फ्री रिजर्व, है ना, ऊपर कहीं पे भी, ऊपर नीचे मार्जिन में, फ्री रिजर्व इज दैट रिजर्व which is otherwise available, which is otherwise available for the purpose of, which is otherwise available for the purpose of distribution of dividend। फ्री रिजर्व यानी ऐसा रिजर्व है जो कि अदरवाइज अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। फ्री रिजर्व इज दैट रिजर्व which is otherwise available for the purpose of distribution of dividend। yes or no? सो ऐसा रिजर्व जिसको मैं डिविडेंड बोल के बांट सकता हूं उसको मैं फ्री रिजर्व बोलूंगा। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम से क्यों दे सकते हैं? लिखो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट ने बोला, ये क्या बताता है? दिस सेक्शन इट स्पेसिफाइज यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने यूजेस है? 5, टुक 1, टुक 2, टुक 3, टुक 4, टुक 5, और 5 यूज में वन ऑफ द यूज है 1 2 3 4 5। वन ऑफ द यूज है वी कैन यूज
सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस है 5, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ने बताए हुए। और 5 यूज में एक यूज क्या है बेटा? कौन कौन से 5 यूज है सर? एनीबडी? कोई ट्राई कर सकता है? 5 यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, एनीबडी? 5 यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। सेक्शन याद नहीं रहा तो भी चलेगा, 5 यूजेस आपको बताना चाहिए। पहला यूज, वी कैन यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। दूसरा यूज, वी कैन यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा यूज, वी कैन यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। चौथा यूज, बायबैक के लिए। पांचवा यूज, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। डोंट वरी, है ना, आगे चीज आपको आएगी, मे भी शायद कंपनी लॉ में रहेगा आपको, राइट। 5 यूजेस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम, उसी में से एक यूज क्या है? बोनस शेयर, बरोबर। आपको अगर कोई चीज नहीं बचा है, आपको सेक्शन नंबर भी बताए तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्योंकि एक्ट बहुत सारे हैं, है ना, इनकम टैक्स एक्ट भी है, बाकी भी है, इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी है, तो ऑफ द कंपनीज एक्ट डालोगे तो आपको मिल जाएगा। सो उसी में से एक यूज क्या है? बोनस शेयर, इसीलिए यहां पे ये आया। और तीसरा सीआरआर, सीआरआर का ओनली वन यूज है, ओनली वन यूज, और वो भी क्या है? फॉर बोनस शेयर। वी कैन यूज द सीआरआर ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। मतलब सीआरआर आगे जाके क्या बनने वाला है? शेयर कैपिटल। सीआरआर आगे जाके क्या बनने वाला है? शेयर कैपिटल। उसके पास और कोई ऑप्शन है क्या? सीआरआर आगे जाके 1000% शेयर कैपिटल ही बनेगा, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, बरोबर है। शेर का बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? ऑप्शन ए घोड़ा, बी कुत्ता, सी गधा और डी शेर। 1000% शेर, तो सीआरआर बड़ा होके क्या बनेगा? शेयर कैपिटल, क्योंकि उसका एक ही यूज है, वी कैन यूज द सीआरआर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर के लिए यूज करेंगे उसको, बोनस शेयर इशू करने के लिए। शेयर इशू कर रहे हैं ना, फिर चाहे बोनस हो कोई भी हो, शेयर इशू करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, मतलब वो क्या बनेगा? शेयर कैपिटल। इसीलिए लिखो लिखो, हेंस 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 सीआरआर, लिखते जाओ, जो भी चीज मैं बता रहा हूं बेटा लिखते जाओ फटाफट से। हेंस सीआरआर is as good as, CRR is as good as, as GWD good, as CRR is as good as capital structure of the company। इसीलिए CRR as good as क्या है बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। आज नहीं तो कल वो शेयर कैपिटल ही बनने वाला है, तो वो एज गुड एज क्या है बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। आज नहीं तो कल शेयर कैपिटल बनेगा, मतलब वो एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर है। चलो आगे, चलो सो अच्छे से ध्यान देना, ये तीनों क्या है? सोर्सेस है। अब मैं तीनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं। आपका सवाल, सर पहले क्या यूज करना? पहले सीआरआर यूज करो, उसके बाद ये यूज करो, और लास्ट में ये यूज करो। सर ऐसा क्यों? फ्री रिजर्व के तो बहुत सारे यूजेस है, कहीं भी काम आ जाएगा। सीआरआर का एक यूज है, तो पहले सीआरआर। सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूज है, इसलिए दूसरा नंबर उसका। सर यूज करो मतलब, अरे बाबा क्वेश्चन में तीनों दिया है, अब बोलो आप बोनस शेयर कहां से दोगे? पहले सीआरआर को यूज करके देना है। सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल, बोनस पेएबल टू शेयर कैपिटल। सीआरआर नहीं दिया, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व दिया हुआ है, तो किसको यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल, अगली एंट्री बोनस पेएबल टू शेयर कैपिटल। सर बार बार बोनस पेएबल को क्यों क्रेडिट और डेबिट कर रहे हैं? अरे पहले ड्यू करो फिर दे दो। डबल एंट्री सिस्टम, मर्केंटाइल ड्यू बेसिस अकाउंटिंग करते हैं, यस और नो? सो ध्यान देना, सो फ्री रिजर्व सॉरी सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल। नेक्स्ट एंट्री में बोनस पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। खेल खत्म। डन।
Free reserve is that reserve which is otherwise available for the purpose of distribution of dividend. Free reserve is that reserve which is otherwise available for डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. ऐसा रिजर्व जिसको डिविडेंड बोल के मैं बांट सकता हूं, ऐसा रिजर्व जिसको डिविडेंड बोल के मैं बांट सकता हूं, उस रिजर्व को हम लोग प्यार से फ्री रिजर्व कहते हैं. यस और नो? एक बच्चे ने पूछा सर वो बता दो, इसलिए आ जाओ ध्यान देना. अब एक और चीज, छोटी सी बात है, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या प्लीज ध्यान देना. कंपनी के पास एक असेट है, लैंड है, फ्री होल्ड लैंड. फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड यानी क्या होता है? वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही है, बस खरीद के लेकर के रखा हुआ है, फ्री होल्ड लैंड. अब अच्छे ध्यान दे दो, लैंड लिया था कंपनी ने 10 लाख रुपए का आज के 4 साल पहले. लैंड पे डिप्रिसिएशन लगता है क्या? यस और नो? नहीं लगेगा, बराबर, क्योंकि लैंड वो 4 में से एक कंडीशन. अच्छा क्यों चार्ज नहीं करते डिप्रिसिएशन लैंड पे? ऐसा ये बैग अगर 100 साल तक के ऐसा रहा ना तो इसका भी वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो जाएगा. हाँ, डिस्ट्रक्टेबल नहीं है इसलिए. ओके ओके, तो मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, उसको मैं लैमिनेट करके रखता हूँ या फिर प्रॉपरली सेव करके रखता हूँ 1000 साल तक, वो भी डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, तो करंट एसेट के ऊपर, वो नोट के ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा. आप बोले ना डिस्ट्रक्टेबल नहीं है इसलिए डिप्रिसिएशन नहीं लग रहा है. मतलब आई मीन टू से, फिर मैं काम करता हूँ, इस कंप्यूटर के ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है, इसको सेफ में रखता हूँ, ये डिस्ट्रक्टेबल नहीं बन जाएगा, फिर इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा. आप ही बोले ना जो चीज डिस्ट्रक्टेबल नहीं है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं लगता, तो इसको अगर मैं प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखूँ तो इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा. नहीं मुझे नहीं मालूम, आप बोले, एक बच्चा बोला. मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, हाँ बोल बेटा. लैंड की लाइफ एस्टिमेट नहीं हो सकती, इसलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता. ओके, तो मेरे एक पड़ोसी की लैंड है, मेरे एक पड़ोसी की बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन लगता है ना, मेरे पड़ोसी की बिल्डिंग है. आज मैंने सोचा क्यों ना उस बिल्डिंग के ऊपर आज मैं डिप्रिसिएशन चार्ज कर दूं, चलेगा क्या? बरोबर है क्या? सो आसान भाषा में कहने का मतलब क्या है, कौन सी एसेट डिप्रिसिएबल एसेट है, छोटा सा सवाल है. तो जो एसेट ये 4 कंडीशन फुलफिल करेगी वो ही डिप्रिसिएबल एसेट है. जो एसेट ये 4 कंडीशन, कौन सी 4 कंडीशन? पहला, उस एसेट की यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए. पहली वाली कंडीशन लैंड फुलफिल नहीं करती, उसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है ना. चारों की चारों कंडीशन फुलफिल करनी होगी, चारों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ब्रेक कर दिया तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. सो आसान भाषा में कौन सी एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है? सवाल जवाब, जो एसेट ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगी वही एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा. मतलब ये चारों कंडीशन जो एसेट फुलफिल करेगी वो ही डिप्रिसिएबल है. पहली कंडीशन, उसकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए. दूसरी कंडीशन, उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए. इसलिए जो मैं नोट का एग्जांपल ले रहा था ना, करंट एसेट यूजफुल लाइफ लेस देन 1 ईयर होती है, यस और नो, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता. सो पहली कंडीशन, यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए. लिमिटेड मतलब इनफाइनाइट नहीं चलेगा. लैंड की यूजफुल लाइफ करोड़ साल से लैंड यहीं पे, करोड़ साल तक यहीं रहेगी. लैंड की यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट है, मतलब लैंड पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, इसलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता. दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा? यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए. तीसरी, जो मैंने बोला था ना पड़ोसी वाला एग्जांपल, उस एसेट की ओनरशिप हमारे पास होना चाहिए. पहली दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है लेकिन एसेट हमारी है नहीं, बोलो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं क्या? नो. तीसरी कंडीशन, एसेट की ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए. और फोर्थ कंडीशन, वो एसेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए. अगर कोई एसेट ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल करती है तो ही उस एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा. बच्चे बोलते हैं लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है सर, और मैं जब उनको रीजन पूछता हूँ तो बोलते हैं लैंड ये एप्रिसिएबल है. दुनिया में हर चीज एप्रिसिएबल अगर आप प्रॉपर संभाल के रखो तो. सर सबूत, म्यूजियम्स देख लो, यस और नो? पुरानी कोई तो चीज है, किसी का कोई कचरा भी पड़ा है, चप्पल टूटी हुई भी अगर कहीं किसी की कोई रखी हुई है 1000 साल पहले की, राजा महाराजा की कोई तो चप्पल है, टूटी हुई चप्पल है, उसकी भी वैल्यू आज करोड़ों में, एप्रिसिएबल है कि नहीं? यस और नो? सो ऐसा नहीं है, लैंड ये 4 में की पहली कंडीशन फुलफिल नहीं करती, इसीलिए लैंड डिप्रिसिएबल नहीं है, इसीलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता. खैर छोड़ो, जो भी है, आ जाओ ध्यान देना. सो मैंने एक लैंड परचेस किया था 10 लाख रुपए का, आज उस लैंड का वैल्यू है 50 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू 50 लाख है. यस और नो? बोलो कंपनी को कितने का फायदा हो गया? यहाँ पे कंपनी का फायदा कितने का हुआ है? लैंड खरीदा था 10 लाख की, आज उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है. बोलो फायदा कितने का है? 40 लाख का फायदा है. बड़ी फायदा अभी तक रियलाइज हुआ है क्या? रियलाइज नहीं हुआ, ये अनरियलाइज है. क्या है बेटा? अनरियलाइज. कहां पे फंसा हुआ है? लैंड में.
कब निकलेगा? जिस दिन लैंड बेचेंगे उस दिन। सो ये अनरियलाइज फायदा है, आपने मन से उसे रिवैल्यू कर दिया, है ना? तो ये कौन सा फायदा है? रीवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट है। ये कौन सा है? रीवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट है। आपकी 10 लाख की लैंड आपने बैलेंस शीट डेट पे रिवैल्यू किया, मार्केट वैल्यू 50 लाख हो गई, एंट्री पास कर दिया आपने, लैंड अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपए, लैंड 10 की 50 हो गई, कितने से बढ़ी? 40 से। लैंड अकाउंट डेबिट 40 लाख, टू P&L लिखोगे क्या? नो, टू P&L लिख दिया तो उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा। बड़े प्रॉफिट रियलाइज हुआ है क्या अभी तक? नो। इसीलिए ऐसे अकाउंट में डालना पड़ेगा जहां से समझ में आ जाए पढ़ने वाले को कि ये फायदा तो है बट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व। सो लैंड अकाउंट डेबिट 40 लाख, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 40 लाख। बोलो अब यहाँ पे फायदा है, वो फायदा कहाँ पे है? लैंड में घुसा पड़ा है, अभी तक रियलाइज हुआ नहीं, इसलिए उस फायदे को मैंने कौन से रिजर्व में डाल दिया? रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब आ जाओ जगह पे, उस रिवैल्यूएशन रिजर्व से मैं क्या बोनस दे सकता हूं क्या? सवाल समझा क्या मेरा क्या है? तो उस 40 लाख के रिवैल्यू, वो तो मेरा ही फायदा है, अभी हुआ नहीं, फ्यूचर में होगा, आज हुआ है क्या? नो। उस रिवैल्यूएशन रिजर्व से मैं बोनस दे सकता हूं क्या? सवाल समझ में आए सभी को? बोलो यस और नो। बिल्कुल सही है, नो। जो चीज आप ही के पास नहीं, आप उस चीज को तो किसी दूसरे को बांट सकते हो क्या? आपके पास ही जो चीज अभी तक नहीं आई आप उसे बांट सकते हो? वो अनरियलाइज है। जो रियलाइज फायदा है वो ही आप डिविडेंड बोल के, अपने सॉरी बोनस बोल के बांट सकते हो। बरोबर है? क्या बोला मैंने? रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। रीजन लॉजिक, सिंस इट इज अनरियलाइज। यस और नो? क्लियर है? बस वो यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार ध्यान देना सभी ने। क्या बोला है बेटा? यहाँ पे देखो तो जरा, नो बोनस कहां से? बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट, यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस सिर्फ पढ़ लेते थे तो आपको लर्न करना पड़ता था, बट अब ये लैंड वाले एग्जांपल से याद रहेगा हमेशा, पक्की बात, डन। उसके बाद अच्छा एक और सवाल पूछो क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है कंपनी के पास, है ना? कंपनी ने शेयर इशू किया मार्केट में, कंपनी का एक शेयर का वैल्यू है 1 लाख रुपए, कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर दिया, बरोबर है? एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर दिया, अभी तक आया नहीं है, लेकिन कैपिटल रेज कर दिया 1 लाख रुपए का, और शेयर उसकी फेस वैल्यू थी 10,000, कितने में कंपनी बेच रही है? 1 लाख में, प्रीमियम कितना है? 90,000, और केस सुनना पूरी, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर दिया। बोलो अब कंपनी के बुक्स में सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने का क्रेडिट बैलेंस है हाल फिलहाल में? ए 0, बी 90,000, 90,000 कॉल कर दिया ना, अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर दिया तो आपने एंट्री पास कर दिया होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना हो गया बेटा? 1 लाख, है ना? मान लो समझ लो 1,10,000 है, 10,000 एप्लीकेशन पे था और ये 1 लाख रुपए अलॉटमेंट पे, 10,000 एप्लीकेशन पे था, 1 लाख अलॉटमेंट पे। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू शेयर कैपिटल 90,000, टू शेयर कैपिटल 10,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 90। सर एक काम करो, इसको है ना आप जो बोल रहे हो लिख दो। ये देख बेटा, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू शेयर कैपिटल कितना था इसमें? 10,000, और ऊपर का क्या था? टू सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000, कॉल कर दिया। अब बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने का बैलेंस है? मिला नहीं अभी तक अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितने का है? 90,000 का, बरोबर है? सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितने का है? 90,000 का। सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितने का है? 90,000 का। बोलो सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितने का है? 90,000 का। क्या इस सिक्योरिटी प्रीमियम से कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है क्या? सवाल समझा क्या? ये सारे एमसीक्यू है, सवाल समझा सभी को? क्या इस सिक्योरिटी प्रीमियम में जो क्रेडिट बैलेंस है 90,000, क्या कंपनी से बोनस शेयर इशू कर सकती है क्या? रीजन क्योंकि अनरियलाइज है। वेरी गुड। अरे सेम लॉजिक, अभी तक कॉल किया अलॉटमेंट का पैसा, रिसीव हुआ है क्या? जो आप ही के पास नहीं आया आप उसको बोनस बोल के बांट सकते हो क्या? सो ये सिक्योरिटी प्रीमियम allotment not yet received, therefore security premium account credit balance कितने का? 90,000 का, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। लॉजिक सिंस अनरियलाइज्ड। छोटी छोटी बातें है ना, समझ में आया सभी को? ये सारे एमसीक्यू है जो बार बार पूछे हुए एमटीबी आरटीपी के अंदर में दिए हुए, बरोबर?
आपको रीजन पूछ लेगी कभी कभार इंस्टीट्यूट, आपको खुद ही इंस्टीट्यूट बोल देगी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कॉल कर दिया बट रिसीव नहीं हुआ, सो सच सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर बोनस इशू, द करेक्ट रीजन बिहाइंड दिस, है ना, 4 ऑप्शन दे देगी, करेक्ट रीजन क्या है, सिंस इट इज अनरियलाइज, लाइक रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट। सर इसका मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज हुआ उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे बोनस के लिए, हाँ। चलो आगे, लिखा बेटा सभी ने, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा, अंशुल आदित्य सही जा रहे हो। डन, नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ फ्री रिजर्व देखा हुआ है, फिर से देखने की जरूरत है। ऐसा रिजर्व जो कि अदरवाइज अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, एक्सक्लूजन फ्रॉम द फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या नहीं आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता, अभी हमने पढ़ा, और एनी स्पेसिफिक रिजर्व भी नहीं आता है। स्पेसिफिक रिजर्व ऐसा रिजर्व जो मैंने स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया वो फ्री नहीं है, समझ में आया क्या, एनी स्टैट्यूटरी और स्पेसिफिक रिजर्व। देखो अनरियलाइज गेन नहीं आएगा, नोशनल गेन नहीं आएगा, नोशनल काल्पनिक, काल्पनिक जैसे लैंड हमने रिवैल्यू किया नोशनल गेन है, रिवैल्यूएशन ऑपोजिट, नोशनल गेन और रिवैल्यूएशन ऑपोजिट वर शोन एज अ रिजर्व और अदरवाइज, तो ऐसे रिजर्व ये फ्री रिजर्व में नहीं आते हैं। एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट और लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज इन द इक्विटी इंक्लूडिंग सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन मेजरमेंट ऑफ द असेट, सेम चीज बार बार बोल रहे हैं बेटा, है ना, आपने असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज कर दिया। जैसे प्लीज ध्यान दें बेटा, मेरी एक लाइबिलिटी है, बैंक को लोन देना था 10 करोड़ का, बैंक वालों ने एक स्कीम निकाला, जो कोई भी आज पैसा दे देगा आपका 8 करोड़ के अंदर में 80% में सब सेटलमेंट हो जाएगा, फायदा, लाइबिलिटी कम हो गई, फायदा हो गया, यस और नो। तो ऐसा कुछ लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो उससे हम लोग यहाँ पे बोनस नहीं दे सकते। असेट की वैल्यू बढ़ गई, उससे बोनस नहीं दे सकते। हाँ प्लीज ध्यान देना, अब असेट के केस में बोनस कब दे पाएंगे, असेट बेच दिया, एक्चुअल में फायदा हो गया तो उस फायदे से मैं बोनस दे पाऊंगा। लेकिन वेट सर, फिर तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस देते आएगा, नो, असेट बेच के फायदा रियलाइज हो गया तो वो रिवैल्यूएशन बचा ही नहीं ना, अब तो एक्चुअल फायदा हो गया, यस और नो, तो उससे बोनस आप दे पाओगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्पेसिफिक और स्टैट्यूटरी रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है। सर जरा एग्जांपल देना जो फ्री रिजर्व नहीं है उसके, आपका क्या कहते हैं कैपिटल रिजर्व, आपका रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आपका रिजर्व फॉर एनी स्पेसिफिक लाइबिलिटी और एक्सपेंस, है ना, आपका एक्सपोर्ट रिजर्व, है ना, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और एक्सपोर्ट रिजर्व रहता है। काफ़ी ऐसी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उन लोगों को रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है ना। तो ये सारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए हुए रिजर्व है, इसको आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मतलब ये फ्री रिजर्व नहीं है। सर फ्री रिजर्व क्या क्या है, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस फ्री रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, क्लियर है। और सिर्फ इतना बोल दिया रिजर्व, कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन में, तो वो भी हम लोग अज्यूम कर लेंगे फ्री रिजर्व है, मतलब ये सारे रिजर्व डिविडेंड बोल के बांट सकते हैं, मतलब ये फ्री रिजर्व है, क्लियर, मतलब इनको बोनस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट, क्लियर है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बेटा, जितना ज्यादा आप डीप में पढ़ोगे उतना आपके लिए पेपर आसान होते जाएगा, बरोबर। आ जाओ, वरना क्या है, बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन देखता है, उसने छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें पढ़ी नहीं रहती है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता और बच्चा बोलता है ये तो था ही नहीं सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस, नो था, बारीक बारीक चीजें हैं, एक एक सेंटेंस के अंदर के सेंटेंस को, है ना, सेंटेंस के अंदर के सेंटेंस को पढ़ना है, आगे बढ़ना है। कंडीशंस फॉर द इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर इंपॉर्टेंट है ना, कंडीशन क्या क्या चीज है देखना सर। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है बेटा, कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। MOA में कंपनी का ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन लिखा रहेगा, और AOA में कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस लिखे रहेंगे। तो AOA अगर परमिट करता है भैया तो ही तो इशू कर सकती है। AOA में अगर बोनस शेयर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं है तो उस कंपनी को कोई अधिकार नहीं है बोनस शेयर इशू करने का। फिर भी अगर कंपनी इशू करना चाहती है बोनस शेयर तो जाओ जा करके तुम तुम्हारे AOA को पहले चेंज करके लेके आओ, उसके बाद बोनस की बात करना। AO के अंदर में होना जरूरी है क्या, यस, पहली कंडीशन। दूसरा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्या, यस, कौन, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडिंग, वेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनल रिजोल्यूशन पास नहीं किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग के अंदर में एक रिजोल्यूशन पास करेंगे, सब लोग मिलके बोलेंगे हाँ हाँ हाँ
हमें बोनस देना चाहिए। हाँ, सब लोगों ने रेजोल्यूशन पास कर लिया, कहाँ पे, बोर्ड मीटिंग में, ये उनका रिकमेंडेशन आ गया कि बोनस देना चाहिए। अब ये रिकमेंडेशन उनका जाएगा शेयर होल्डर्स के पास जनरल मीटिंग में, और शेयर होल्डर्स अब रिजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद फाइनली बोनस ड्यू होगा। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या दिया, सिर्फ रिकमेंडेशन, फाइनल कहाँ पे होगा, अ रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास बाय द शेयर होल्डर्स यानी मेंबर इन जनरल मीटिंग टू अप्रूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन। बराबर है क्या? सो पहले कंपनी के दिमाग में बात आती है कि बोनस देना नहीं देना, देना नहीं देना। कंपनी का दिमाग मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब बीओडी। सो बीओडी इज लाइक अ ब्रेन ऑफ द कंपनी, यस और नो, एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो पहले ब्रेन में आएगी बात कि बोनस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ब्रेन में आई मतलब बोर्ड मीटिंग में आई। सो उन्होंने बोला हाँ देना चाहिए, फिर फाइनली दिल से पूछो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जनरल मीटिंग में हम लोग देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। शेयर होल्डर्स पागल थोड़ी है जो मना करेंगे, बोनस मिल रहा है, फ्री फंड में श्रीखंड मिल रहा है, कोई मना करेगा क्या? सो 99.99999% केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिकमेंडेशन दिया वो शेयर होल्डर हाँ ही कर देते, यस और नो। सो टू अप्रूव द बोर्ड रिजोल्यूशन, मेंबर्स रिजोल्यूशन मस्ट हैव इंटेंशन टू कैपिटलाइज द प्रॉफिट और रिजर्व, और आगे मस्ट मेंशन द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट और रिजर्व टू बी कैपिटलाइज। क्या चीज है बेटा, ध्यान दें, मेंबर से जब रिजोल्यूशन पास करवा के लेंगे ना तो मेंबर्स को सारी चीज़ समझाना पड़ेगा। आपको पता है क्या, शायद मेरे को तो इतना कंपनी लॉ नहीं मालूम, आपको शायद वो चीज़ें पता होगी। जैसे जब भी कोई कंपनी किसी जनरल मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास करवाना चाहती है तो उस मीटिंग में किस मीटिंग में, किस मीटिंग में, जिस मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करवाना है वो मीटिंग की नोटिस जब भेजती है सभी को, तो उस नोटिस में लिखा रहता है कि भैया प्रिपेयर हो गया, तुझसे ये चीज़ों पे मुद्दों पे वोटिंग करवाने वाले हैं। तो उस नोटिस के अंदर में लिखा रहेगा ना, तो उस नोटिस में एक पॉइंट ये भी रहेगा कि भैया तुम लोगों से हम जो रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं उसमें तुम्हारा इंटेंशन है क्या, हम लोग हमारे प्रॉफिट को, फ्री रिजर्व को बोनस के फॉर्म में आपको दे रहे हैं, मतलब हम हमारे प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो इस इंटेंशन से आना, इस तैयारी से आना, और साथों साथ ये भी लिखा रहेगा कि हम लोग कितना प्रॉफिट कैपिटलाइज कर रहे हैं, बराबर है क्या, ये सारी चीज़ें दी रहेगी। उसके बाद कंपनी हैड नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, बराबर है क्या। पता चला कंपनी फ्री में बोनस बांट रही है और कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा ही नहीं दिया, उस कंपनी की कोई औकात नहीं है बोनस शेयर बांटने की। जाओ जाकर के पहले उधारियां निपटा, फ्री में बांट रहे हो। ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे आपसे 10,000 रुपए जो आपको उधार दिए थे वो मुझे आपसे लेने हैं, आप वो 10,000 तो दे नहीं रहे हो और बाकी सबको पार्टी दे रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, भैया तू बाकी सबको पार्टी दे रहा है, इतनी शॉपिंग कर रहा है, एक काम कर मेरे 10,000 दे दे। तो सेम वैसी है, लॉजिक वही है ना। कंपनी बोनस देना चाहती है और कंपनी ने क्या किया है, डिबेंचर होल्डर्स का या पब्लिक का डिपॉजिट लिया, प्रिंसिपल लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपे नहीं किया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, प्रिंसिपल रीपे नहीं किया। बोलो उस कंपनी को अधिकार है क्या? इसलिए यहाँ पे कंडीशन रख दी, कंपनी शुड नॉट डिफॉल्टेड। कंपनी को अगर बोनस देना है ना तो भैया ऐसा कोई डिफॉल्ट तुमने नहीं किया होना चाहिए, अगर ऐसा डिफॉल्ट किया होगा तो आप बोनस नहीं दे सकते। कॉमन सेंस याद रहेगा ना। उसके बाद सो पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट लिया या फिर प्लीज ध्यान देना किसी से डेट लिया, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डिबेंचर होल्डर से उधार ली, तो इस समय कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया होगा इंटरेस्ट के पेमेंट में या प्रिंसिपल के रीपेमेंट में, तो उस समय कंपनी बोनस नहीं दे सकती। जा जाकर के पहले जो डिफॉल्ट किया उसे गुड कर, जो गलत किया उसे सही कर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यस और नो। उसके बाद कंपनी हैव नॉट डिफॉल्टेड, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। सरकार बोलेगी मैं क्यों पीछे रहूं, पब्लिक के लिए डिफॉल्ट किया तो बोनस इशू नहीं कर सकते, ऐसा बोल दिया। तो एक और पॉइंट ऐड कर दिया, सरकार का भी अगर कोई आपने पैसा नहीं दिया, स्टैट्यूटरी ड्यूज, एग्जाम्पल जीएसटी का पेमेंट करना था नहीं किया, लोकल टैक्सेस देना था नहीं दिया, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी देना था नहीं दिया, सरकार के अपने टैक्सेस देने थे साल ब साल के जो भी होते हैं वो नहीं दिए, सो आप तब भी बोनस नहीं दे सकते हो। बोनस देना है जा जाकर के स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग है वो खत्म कर, पीएफ ईएसआई के ड्यूज थे नहीं दिए, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज, पीएफ ईएसआई के ड्यू किसके होते हैं, एम्प्लॉइज के, as a contribution to PF and gratuity and bonus। आगे the partly paid shares if any outstanding on the date of allotment। ओ हो, आप बोनस देना चाहते हो और आपके खुद के शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है, क्या बोनस देगा रे तू, जा जाकर के पहले पार्टली को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर, बरोबर है क्या। उसके बाद कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द प्रिस्क्राइब कंडीशन, कंडीशन कहाँ पे दी है बोनस की, रिस्पेक्टिव सेक्शन में। ओहो
तो ये सारी क्या थी, कंडीशंस। सो आपको बोनस इशू करना है तो ये कंडीशंस आपको फुलफिल करना है, बरोबर है क्या? डन। सेक्शन 63 के अंदर में सारी कंडीशंस दी। उसके बाद सेबी भी टांग अड़ा देती है अपनी। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, बोनस शेयर शाल नॉट बी इशूड इन द लिeu ऑफ डिविडेंड। इन लिeu ऑफ डिविडेंड मतलब क्या, प्लीज ध्यान देना। जैसे अभी हाल ही में ना 1 जुलाई को मेरे बच्ची का बर्थडे था, 1 जुलाई को मेरी एनिवर्सरी भी है, 1 जुलाई को ही सीए डे भी है, और मेरी एक सिस्टर है उसका डॉक्टर्स डे भी है, बराबर है। और 1 जुलाई को ही समझ लो मैंने कार भी लिया, तो मैंने सब लोगों को 1 जुलाई को बुलाया और पार्टी दे दिया। सबको बोला ये पार्टी मेरे बच्चे के बर्थडे की है, उसने बोला कार की, मतलब यही पार्टी कार की भी है। उसने बोला और तेरा सीए डे है उसका, तेरी एनिवर्सरी, मतलब यही पार्टी सबकी है। तो भैया ऐसे नहीं चलेगा, तुम अगर बोनस दे रहे हो तो ये बोल के दो, हे शेयर होल्डर मैं तुम्हें बोनस दे रहा हूँ। बोनस दे करके मैं ऐसा बोलूंगा, इसी को डिविडेंड भी समझ लो। नो, बोनस कैन नॉट बी इशू इन लिeu ऑफ डिविडेंड। आप बोनस दे करके शेयर होल्डर को ये बेवकूफ नहीं बना सकते कि हम आपको डिविडेंड देने वाले थे, एक काम करते उतने अमाउंट के बोनस शेयर्स दे देते, तो ऐसा समझा जाएगा कि हमने आपको डिविडेंड भी दे दिया। नो 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 नो, बोनस कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। बोनस देना है बोनस बोल के दे, डिविडेंड देना है डिविडेंड बोल के दे, दोनों को मर्ज मत करो। समझ में आया क्या? बच्ची की बर्थडे पार्टी है कि एनिवर्सरी की है हरीश? मतलब यार दोनों नहीं, दोनों नहीं चलेगा। बच्ची की बर्थडे पार्टी इन लिeu ऑफ एनिवर्सरी नहीं चलेगा, एनिवर्सरी की पार्टी इन लिeu ऑफ बच्ची की बर्थडे पार्टी नहीं चलेगा, दोनों सेपरेट सेपरेट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन है। डन। इतना कह के आज की छोटी सी 2 शब्द समाप्त कर रहा हूं। सेबी गाइडलाइंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वाओ नेक्स्ट लेक्चर में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हम लोगों को अब गियर चेंज करना पड़ेगा, है ना। मेरे ख्याल से अब आपकी और मेरी इतनी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई कि अब मैं अगर कोई चीज़ बोलूँ या कोई चीज़ लिखूँ तो अब आपको वो चीज़ समझ में आ रही। तो अब हम लोग थोड़ा सा गियर चेंज करेंगे, बट चिंता मत करना, गियर चेंज करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ब्रेक भी है और गेम कम भी कर सकते हैं। सर कब लगाएंगे ब्रेक? जब किसी बच्चे को कोई डाउट रहेगा। कब स्पीड कम करेंगे? जब आपको लगेगा कि सर स्पीड ज़्यादा हो रही, तो आपने बोल देना सर स्पीड ज़्यादा हो रही, तो हम लोग कम कर देंगे, है ना। चिंता मत करना। चलो फटाफट से सॉल्व करें, और प्लीज़ आप लोग घर पे जो जो मैंने पढ़ाया, आप देखा ना आज हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट हो गए। बच्चों को लग रहा था हाँ थोड़ा 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 हो रहा, कुछ बच्चे तो मजाक में थे, अरे यार अभी तक तो नोट्स भी नहीं मिला। तो ऐसी बेटा ऐसा मत करो, ये ही सारे क्वेश्चंस नोट्स में लिए हैं मॉड्यूल के, पहले बता रहा हूँ। ICMAI की क्वेश्चंस नोट्स में लिए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। नए नए क्वेश्चन क्यों बनाना जब अपने पास में रेडीमेड है? तो ये सर सो प्लीज़ जो जो पढ़ाया है वो रिवाइज करो। आपको समझ में आ रहा है ना? हिला बड़ा हो रहा है, वो बच्चा पहले दिन आया उसको समझा देना, नहीं तो बोलेगा मास्टर पागल हो गया, कुछ भी बोलता है लेक्चर में। उसको हिला क्या रहता है बोल देना एक बार। हाँ, तो हिला बड़ा हो रहा है, दिख रहा है क्या? फिर आप बाद में बोलोगे कि अब मैं एक दिन में सब रिवाइज करता तो एक दिन में हिला नहीं उठता, बरोबर है क्या? एक दिन में सिलेबस नहीं होगा पूरा। बार बार बोल रहा हूँ प्लीज रिवाइज करो, बोलना मेरा काम है। 10-11 साल से हर बैच में हर 2-4 दिन में एक बार बच्चे को याद दिलवा देता हूँ कि बेटा तू प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आया है, तू CMA इंटर में है, प्लीज रिवाइज कर, भूल मत। याद दिलवाना मेरा काम है, और जो बच्चों को याद आ जाता है वो बच्चे पास हो जाते हैं, और ऐसे रहते हैं 100 में से 20। और देखो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट भी यार करीब करीब 15-20% का ही आता है। सारे के सारे बच्चे पास हो सकते थे, बट क्या है कंट्रोल करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, है ना। काफ़ी बार पढ़ाई और जो चीज़ पसंद है वो, तो उसके अंदर में जो चीज़ पसंद है उसे छोड़ना पड़ता है, और किसको सिलेक्ट करना पड़ता है? पढ़ाई को। तो जिस दिन इतनी हिम्मत किसी के अंदर में आ गई, वरना प्लीज़ ध्यान देना, आप लोग हैं ना थोड़े समय के लिए मोटिवेट होते हो। मोटिवेटेड इंसान ठीक है, डेंजरस है, बट जो डिसिप्लिन्ड इंसान है ना, जो रोज पढ़ाई करता है चाहे कुछ भी हो जाए, वो डेडली है। तो डिसिप्लिन्ड बनो, अपने आप रोज के रोज मोटिवेटेड रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। आज रिवाइज करना है मतलब करना है, बाहर की दुनिया में कुछ भी हो मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। सो स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे डेडली। मोटिवेशन क्या है? मोबाइल के बैटरी की तरह है, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, कम ज़्यादा होते रहती, कोई दिन फ़ोन ही ख़राब हो जाता है। समझ में आ रहा है कि सभी को? सो प्लीज़ आप हर दिन रिवाइज करो। मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बार बार रिवाइज करने का बोल रहा हूँ।
कुछ बच्चे सोचते होंगे बार बार क्या एक ही चीज रोज रोज बोल रहे हैं, अभी नहीं समझेगा, एग्जाम के 15-20 दिन पहले समझेगा, और डिटेल में अच्छे से प्रैक्टिकली कब समझेगा, रिजल्ट वाले दिन एक्सपीरियंस के साथ। सो प्लीज रिवाइज करो। ये प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में कोई दम नहीं है, सीए सी एस सी एम ए में। सर दम नहीं मतलब पैसा बहुत कमाओगे, पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरा मीनिंग समझना। हाँ? पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, दम बहुत है, पैसा बहुत कमाओगे, पर किस चीज में दम नहीं है। बच्चे बोलते हैं ना सर बहुत टफ है, नो, इतना कोई दम खबर नहीं है प्रोफेशनल कोर्स में। हर एक बच्चा पास हो सकता है, सिर्फ डिसिप्लिन रहना है और थोड़ा सा अपने पढ़ाई को लेके स्वार्थी बनना है, सेल्फिश, पढ़ाई को लेके, पढ़ाई को, ठीक है। सो ये 2-3 चीजें ध्यान रखो एंड प्लीज रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो। पता है ना, जो बच्चा रिवाइज करेगा वो बच्चा पास, जो बच्चा ज्यादा रिवाइज करेगा अच्छे नंबर से पास, जो बच्चा बहुत ज्यादा रिवाइज करेगा मेरिट आ जाएगा।